क्यों ना अब इस काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। किम परिवार दशकों से जारी आर्थिक प्रतिबंधों का तोड़ निकालने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों में लगा रहा है ताकि पैसे का इंतजाम किया जा सके। सरकार ने साइबर फील्ड को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए क्रिमिनल कंप्यूटर साइंटिस्ट्स की एक पूरी फौज ही तैयार कर दी। नॉर्थ कोरिया के लोग रिसर्च में अपने संभावित टारगेट्स की था लेने के मामले में काफी माहिर हैं। वो ये जानने में कई महीने लगा देते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स में कहाँ कमियां होती हैं, कहाँ उनका फायदा उठाया जाए। साइबर ऑपरेशन के लिए पुख्ता होमवर्क करना बहुत जरूरी है। इस सब में समय बहुत लगता है। लोग अपनी टीम के साथ कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं और अगर उनकी एक कोशिश कामयाब नहीं होती तो फिर अगली कोशिश करनी होती है। ये खूबी जरूरी है कि किसी नेटवर्क में दाखिल होकर अपना लक्ष्य झटपट हासिल करके उससे बाहर निकल आया जाए और नॉर्थ कोरिया के पास ये सारी खूबियां हैं और वो इस काम में काफी सोफिस्टिकेटेड हैं। हैकर्स की इस फौज को विदेशों में रहने भेजा गया। बहुत से चाइना गए और उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को निशाना बनाना शुरू किया। इस सिस्टम में पूरी दुनिया में एक से दूसरे बैंक के बीच पैसे ट्रांसफर होते हैं। इन लोगों ने आर्थिक फायदे के लिए साइबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्विफ्ट अकाउंट्स तक पहुंच हासिल करके बैंकों के बीच पैसों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया। फिर इससे वो बैंकों के अंदर पैसे की घपलेबाजी कर पाते हैं। ऐसा हमने बैंक ऑफ बांग्लादेश के मामले में देखा, जहां उन्होंने करीब 8 करोड़ 10 लाख डॉलर चुरा लिए। उन्होंने उस पैसे को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक भेजा, फिर इसे फिलीपींस के एक बैंक में ट्रांसफर किया। इसके बाद उन्होंने पैसे को कई बैंक खातों और कसिनो अकाउंट्स के जरिए हासिल कर लिया। यानी ये लोग ये सब करने में बहुत ही माहिर हो गए हैं। इन्होंने 8 करोड़ 10 लाख डॉलर तो चुरा लिए, लेकिन माना जाता है कि स्पेलिंग में कई गलतियों की वजह से हैकर्स फेडरल रिजर्व से 1 अरब डॉलर नहीं निकाल पाए थे। ये एक बड़ा खतरा है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और हमें ऐसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन इस मामले में हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा यही दिक्कत होती है, कुछ भी करके निकल जाता है। कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, सब उसकी खतरनाक कार्रवाई से डरते हैं कि पता नहीं वो क्या करेगा। ये एक अजीब संस्कृति है। ये ऐसी संस्कृति है जो एक ऐसे गुरिल्ला आंदोलन से पनपी जिसके तहत लोग 1930 और 40 के दशक में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी जरूरत की काफी चीजें हाथ की सफाई के जरिए हासिल की ताकि जिंदा रह सकें। कम्युनिस्ट नॉर्थ का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद तब हुआ था जब कोरियन पेनिनसुला को 38th पैरेलल पर से बांट दिया गया। यानी ये पनपा था कोरियन वॉर के बाद, जो एक देश को फिर से एकजुट करने की किम इल संग की नाकाम कोशिश थी। कोरिया के दोनों ही हिस्से दुश्मनी और शांति के दौर झेल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव है। नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 14,000 आर्टिलरी पीसेस हैं, तो साउथ कोरिया की राजधानी सोल तक पहुंच सकने का उसका खतरा लगातार बना रहता है। नॉर्थ कोरिया हमेशा ऐसे तरीके ढूंढता रहता है ताकि साउथ कोरिया के लोगों को जताया जा सके कि देखो हमें भूलना मत, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये चिंता की एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें लगता है कि सरहद के पार मौजूद उनके अमीर भाई उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। साथ ही वो ये भी समझते हैं कि उनका सबसे करीबी पड़ोसी साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत उन्नत है और टेक्नोलॉजी उनका तुरुप का पत्ता है। अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर रोजाना 15 लाख साइबर अटैक करता है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालने के लिए। ये संख्या काफी बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि साइबर भी आतंकवाद की तरह ही है। आप लगातार कोशिश करते हैं घुसने की और अपने बचाव के लिए आपको बहुत माहिर होना पड़ता है और हर बार आपकी कोशिश सटीक होनी चाहिए।
क्योंकि एक ही बार में सब बर्बाद हो जाएगा। ये साउथ कोरिया के लोगों को याद दिलाने की कोशिश है कि हम गरीब हैं, पर हम तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं, पूरी तरह से बर्बाद करने की। और आपको पता है, मुझे ऐसा तजुर्बा हो चुका है। मुझे फोन पर खबर आई कि बैंकिंग सिस्टम को नाकाम कर देने वाला एक साइबर अटैक हुआ है। जब आप कुछ ऐसा सुनते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो सकता है। हालांकि हमले बुरे तो थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे। लेकिन यही हमला साउथ कोरिया में किसी इमारत या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होता तो बहुत भारी बर्बादी होती। साउथ कोरिया में 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इनमें से एक पर भी अगर ऐसा हमला होता तो भारी तबाही होती। नॉर्थ कोरिया ने जानकारियों के इस भंडार को विकसित किया है और वो लगातार इसे बेहतर बना रहा है। और अब तो वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह दुनिया को आतंकित किया है वो उसके काम आ रहा है। अब वो देशों को ब्लैकमेल करता है, वो डर जाते हैं और इसका पलड़ा भारी हो जाता है। मैंने कभी कभी ये कहा है कि साउथ कोरिया एक ऑस्ट्रिच किंगडम है, क्योंकि शुतुरमुर्ग रेत में सिर दबाकर सोचता है कि दुश्मन गया। और एक सोच ये भी है कि हम तो फलां खतरे के साथ बहुत टाइम से जीते आए हैं, इसका सामना कर सकते हैं। हमें नॉर्थ को नाराज नहीं करना चाहिए। और ये बात बार बार दोहराई जा रही है। अगर दुनिया आपके खिलाफ है और आपको आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकने की जबरदस्त कोशिश कर रही है, तो फिर आप ऐसे सोफिस्टिकेटेड गैर कानूनी तरीके ढूंढेंगे ताकि पैसे जुटा सकें या आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। और यही उनका कारगर तरीका है। जब नॉर्थ कोरिया की मदद करने वाला सोवियत संघ टूटा तो नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था भी बिखर गई। अब मिलिट्री कल्चर को कायम रखने के लिए पैसे और सामान की किल्लत होने लगी। उससे भी अहम बात ये कि अब प्योंगयांग के कुलीनों को किम के साथ जोड़े रख पाना मुश्किल होने लगा। साइबर टेक्नोलॉजी के दौर से पहले नॉर्थ कोरिया मित्र राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर वैध और अवैध व्यापार करता रहा है, लेकिन चीन के साथ इसके रिश्ते हमेशा से सबसे ज्यादा पेचीदा रहे हैं। चीन इस इलाके में लंबे वक्त से इसका दोस्त है और दशकों से इसकी मदद करता आया है। चीन ने नॉर्थ कोरिया के अवैध बर्ताव की तरफ से अपनी आंखें नहीं मूंद रखीं। चीन के अंदर भी ये देश ऐसा ही कर रहा है, लेकिन क्योंकि चीन ने ये फैसला कर रखा है कि वो नॉर्थ कोरिया की सरकार को कायम रखना चाहेगा, तो ऐसे में उसे कुछ अवैध गतिविधियों को तो दरगुजर करना ही होगा। दोनों देशों के बीच 1400 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस इलाके में ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। चीन और नॉर्थ कोरिया के अधिकारी अपने रिश्ते को बेहद करीबी बताने से कभी भी नहीं झिझकते हैं और चीन कई वजहों से इस देश को जिंदा रखता आया है, जैसे कि ये दोनों देश कम्युनिस्ट विचारधाराओं को मानते। चीन अपनी जनता के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता और ना ही नॉर्थ कोरिया के बिखरने पर उसके टुकड़ों को चुनना चाहता है। और यही वजह है कि वो नॉर्थ कोरिया की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया एक डूबता हुआ तैराक है। चाइना उसकी तरफ हमेशा लाइफ जैकेट बढ़ाता है ताकि उसका सिर पानी से ऊपर रहे, लेकिन वो उसे पानी से बाहर नहीं निकालेगा। चीन की सरकार या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 3 सिद्धांत कहा जाए तो एकदम साफ हैं। पेनिनसुला में कोई युद्ध नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी, न स्थिर होगी और न न्यूक्लियर हथियार होंगे। तो चीन को आप एक माहिर सरकार कह सकते हैं, लेकिन चीन के कम्युनिस्टों के लिए युद्ध नहीं और अस्थिरता नहीं, ये 2 बातें बड़े महत्व की हैं। जब तक नॉर्थ कोरिया अपने दायरे में रहेगा, चीन में कारोबार करता रह पाएगा। सरकार की तरफ से कारोबारी दफ्तर दोनों तरह के कारोबार करते हैं, वैध भी और अवैध भी। ये कहलाता है ऑफिस 39। जॉन पार्क ने इसे नाम दिया था नॉर्थ कोरिया इनकॉर्पोरेटेड। नॉर्थ कोरिया इनकॉर्पोरेटेड खास स्टेट ट्रेडिंग कंपनीज का एक नेटवर्क है जो सरकार की तरफ से कारोबार करता है, लेकिन ये नए नए तरीकों को इस्तेमाल करके एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बन चुका है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। ये चेनजोंग टेक का दौर था, जो
मौजूदा लीडर किम जोंग उन के अंकल थे। इसी ने इन स्टेट ट्रेडिंग कंपनीज को कायम किया था। कुछ स्टेट ट्रेडिंग कंपनीज शुरू में नाकाम हुई थीं। इसने उन नाकामियों से सीखा, उन्हें निखारा, उन्हें सरकार का ही एक हिस्सा बना दिया और आज ये काफी दमदार है। आर्थिक प्रतिबंधों से राहत देती हैं, पर साथ ही सरकार की तरफ से कारोबार भी करती रहती हैं। उसे नॉर्थ कोरिया की सरकार में एक जादूगर जैसा माना जाता था। नॉर्थ कोरिया इंक 1% है और बाकी सब 99% हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसी 1% की वजह से इस जगह तक पहुंचा है। अगर आप इस 1% को नजदीक से देखें तो इससे जुड़े लोग विदेशों तक में नजर आएंगे, खासतौर पर चीन जैसे पड़ोसी देशों में। इस 1% को किम फैमिली का ही हिस्सा कहा जा सकता है। अंकल जांग इसी 1% का दूसरा रूप था। वो चीन के अंदर कारोबारी गतिविधियां करके अपने देश के लिए अरबों डॉलर लाया था। उसकी ताकत बढ़ती गई और वही उसके पतन की वजह बनी। चेयरमैन किम और उसके अंकल के बीच के रिश्ते में जो खटास आ रही थी, वो किम की शुरुआती मुश्किलों में से एक थी। दल बदलू खेमे ने ये अफवाह उड़ाई कि अंकल जांग ने किम फैमिली के खजाने से पैसे का हेर फेर शुरू किया था, यानी वो किम फैमिली का पैसा चुरा रहा था। अंकल जांग ने चीन के अंदर सामान को हासिल करने, कारोबार चलाने, भरोसा कायम रखने और रिश्ते बनाने का जो काम किया था, वो किम फैमिली के अवैध कारोबार के ताज का एक हीरा था। जब किम जोंग उन ये जान गया कि उसमें भी जेंग सोंग ठेक जैसी ही महारत होनी चाहिए क्योंकि उसका फायदा है, तो फिर नॉर्थ कोरिया में किसी दूसरे पावर बेस के कायम रह पाने की गुंजाइश ही कहाँ थी। नॉर्थ कोरियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक अंकल को मौत की सजा दे दी गई है। कुछ दिन पहले उनसे सभी पद छीन लिए गए थे। उनका कथित अपराध था सरकार के खिलाफ जाना, जैसा कि नॉर्थ कोरिया की सत्ता में हमेशा से होता रहा है। अपने नए साल के भाषण में चेयरमैन किम ने ऐलान किया, हमने पार्टी में कुल बुला रही इस गंदगी को निकाल फेंकने के लिए कड़े कदम उठाए। देखिए, नॉर्थ कोरिया इनकॉर्पोरेटेड के लोगों के लिए संदेश साफ था कि जो लोग सरकार की तरफ से मोटा पैसा कमा रहे हैं, उन पर सरकार की नजर है और वो परिवार के खिलाफ इस तरह के अपराध करके बच नहीं सकते। हम उन्हें दूसरी सबसे ताकतवर हस्ती मानते थे नॉर्थ कोरिया में, तो जाहिर सी बात है कि इससे इस पूरे समुदाय को एक बहुत बड़ा संदेश गया। इससे सफाई का सिलसिला और ज्यादा आगे बढ़ा। जो लोग अंकल से जुड़े थे, अब उनकी जिंदगियां खतरे में थी। मौत की इस सजा से पूरी दुनिया ही डर गई और किम जोंग उन जो इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, वो भी बिखर गया। दुनिया को नहीं मालूम था कि वो और क्या क्या कर सकता था। नॉर्थ कोरिया इनकॉर्पोरेटेड अब पहले से ज्यादा लचीला लगता है और अंकल जांग को हटाए जाने के बाद इस पद पर कौन है असल में हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्थ कोरिया इनकॉर्पोरेटेड का मैनेजमेंट अब ज्यादा असरदार, ज्यादा कार्यकुशल और कामयाब है। तो ये अंकल जांग के बनाए नेटवर्क के लचीलेपन की एक मिसाल है और जैसा कि होता है, आखिर में उसको हटाकर उसकी जगह किसी और ने ले ली। अंकल जांग को मौत की सजा दिए जाने के कुछ ही समय बाद सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के कंप्यूटर्स पर हमला हुआ। कुछ ही हफ्तों में नॉर्थ कोरिया ने स्क्रिप्ट्स, बिना रिलीज हुई फिल्मों और बड़े स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को सार्वजनिक कर दिया। फिर सारी सूचनाएं विकीलीक्स पर आ गईं और जब इस सूचना को ढूंढ पाना मुमकिन हो गया तो उस समय लगा कि ये मामला अब कभी दबेगा नहीं। फिर तो जैसे चारों तरफ से ही मार पड़नी शुरू हो गई थी। अब तो ये बिल्कुल साफ लगने लगा था कि इस मामले में सोनी अकेला रह गया है, बिल्कुल अकेला, बिना किसी के साथ के। हॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों की व्यक्तिगत बातें सार्वजनिक हो गईं। एंटरटेनमेंट मीडिया से जुड़ी कुछ दूसरी बड़ी कंपनियां इस आग को और हवा देने लगी, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो ये बखूबी समझता था कि वो कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें सार्वजनिक करने से ज्यादा फायदा मिल सकता है, जिससे इस स्टोरी को और भी ज्यादा मशहूरी मिल सकेगी। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि कुछ लोग कह रहे थे स्टूडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन हम तो काम कर रहे थे। फिल्में बन रही थी, हमारे टीवी शोज बन रहे थे, यानी वक्त के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। हमने इसका रास्ता निकाल लिया था
हमने अपने काम को रोका नहीं। उस दौर में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनसे हमारे रिश्ते वाकई बहुत मजबूत बन गए थे। हॉलीवुड के कनेक्शन और सेलिब्रिटी एंगल की वजह से ये हॉलीवुड के पावर ब्रोकर्स के बारे में जल्दी ही एक चटखारेदार खबर बन गई, जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। और यही वजह है कि वो ऐसा बर्ताव करते हैं। और मुझे लगता है कि इससे वॉशिंगटन को इस हमले के लिए नॉर्थ कोरियंस को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक कवर मिल गया। मुझे